हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। मनुष्य के पाचन तंत्र हमने डायग्राम बनाया था, उसको काफी डिटेल में हम लोग देखे थे। कौन कौन सा पाचन तंत्र होता है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो पाचन में सहायता करती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन पोषण के चरण। पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पोषण के कौन कौन से चरण हैं, तो सबसे पहले भोजन जब हम खाते हैं तो जाता है मुख गुहिका में। कहाँ जाएगा? मुख में, यानी कि माउथ में जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा भोजन की नली में जाएगा। भोजन की नली में जा करके ये होता है भोजन की नली, जिसको ईसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि भोजन की नली कहते हैं उस, या फिर ग्रसिका कहते हैं। उसके बाद वो भोजन वहां से गुजरते हुए और जाएगा आमाशय में। कहाँ जाएगा बेटा? आमाशय में जाएगा, यानी कि स्टमक में जाएगा। और वहां से गुजरते हुए, स्टमक से गुजरते हुए छोटी आंत, और छोटी आंत से बड़ी आंत तक जाता है, और भोजन का जो पाचन है वो पूर्ण हो जाता है। ये है पोषण के चरण। पोषण के चरण में हमने बताया स्टार्टिंग से क्या क्या होता है बेटा। सबसे पहले स्टार्ट होगा मुख गुहिका, यानी कि मुख से। उसके बाद जाएगा ग्रसिका में, भोजन की नली, यानी कि उसमें क्रमाकुंचन गति से भोजन सरकते हुए अंदर जाएगा नीचे की तरफ। उसके बाद आमाशय में जाएगा, और आमाशय से भोजन जाएगा कहाँ पर? छोटी आंत में। छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, और भोजन का पाचन जो है वहां पर जाकर के समाप्त हो जाता है। तो ये होता है पोषण के चरण। अब हम बात करेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में कैसे पाचन होता है? तो मुख गुहा में होता है बेटा क्या? दांत। तो दांत क्या ऐसे ऐसे भोजन को तोड़ने और भोजन को कुतरने में मदद करता है। भोजन को काटने में, तोड़ने में और कुतरने में मदद करता है जो दांत होता है मुख गुहिका में। यानी कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, और वो मदद करता है किसमें बेटा? वो भोजन को तोड़ने में, कुतरने में, और उसको सिंपल फॉर्म में, यानी कि साधारण रूप में बदलने में मदद करता है भोजन को। और जीभ जो होती है वो भोजन का टेस्ट लेने में, स्वाद लेने में, और भोजन को लार से मिलाने में मदद करती है जीभ। और बोलने में भी सहायता करती है, क्लियरली स्पीक, साफ साफ बोलने में भी सहायता करती है जीभ। जीभ जो है एक मांसल एक संरचना होती है। उसके बाद मुख में होता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर ग्रंथियां और सब लिंगुअल ग्रंथि। यह 3 जो ग्रंथि होती है जिनसे लार निकलता है, सलाइवा निकलता है। और वो लार क्या करता है? लार जो एंजाइम है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है लार में। एक एंजाइम होता है, वो मंड को, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं मंड स्टार्च, उसको शर्करा में खंडित कर देता है, उसको शर्करा में तोड़ देता है, मुख में ही तोड़ देता है। लार जो होती है वो मुख में ही उसको तोड़ना शुरू कर देती है, और वहीं पर भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो आमाशय है, आमाशय में भोजन जब पहुंचता है तो किसके द्वारा पहुंचता है? क्रमाकुंचन गति के द्वारा। यानी कि ग्रसिका जो भोजन की नली है उसमें क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति क्या होती है उसको हम जान लें। तो क्रमाकुंचन, जैसे मान लीजिए भोजन की नली है और इसमें भोजन का टुकड़ा जा रहा है, तो इसकी मांसपेशियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, उसी को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। वो भोजन सरकते हुए जाता है आमाशय में। आमाशय में क्या होता है बेटा? आमाशय की जो पेशी भित्ति है, यानी कि जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियां, उसमें उपस्थित होती है जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि, जिससे एक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। वो भोजन को अम्लीय बना देता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन को अम्लीय बना देता है, और उसमें
प्रोटीन पाचक एक एंजाइम स्रावित होती है अमाशय के अंदर, जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, यानी कि यह एक पाचन एंजाइम है। और श्लेष्म का स्रावण होता है, म्यूकस का स्रावण होता है अमाशय के अंदर। यानी कि 3 चीजें अमाशय के अंदर स्रावित होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्म का स्रावण होता है किसके अंदर, यानी कि अमाशय के अंदर। जठर रसों एवं पाचक एंजाइम का स्रावण, जठर रस और पाचक एंजाइम का जो स्रावण होता है, सबसे पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, यानी कि पेप्सिनोजेन अमाशय के अंदर निष्क्रिय होता है, कोई काम नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है और कोई काम कर नहीं रहा होता है। तो वो अमाशय के अंदर जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो पेप्सिन यानी कि सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यानी कि सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करती है बेटा। और क्या काम करती है, तो ये जिसमें भोजन खा रहे होते हैं, बहुत सारे कच्चे पदार्थ होते हैं, यानी कि कच्चे मूली सलाद वगैरह हम खा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जीवाणु भोजन के साथ या जल के साथ चले जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उनको मार देती है, उनको मार के खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। सेकेंड नंबर पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या काम करती है, प्रोटीन को पाचन करने में सहायता करती है। यानी कि सबसे पहले वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको सक्रिय बनाया, तो सक्रिय बनाया तो पेप्सिन हो गया। तो पेप्सिन किसका पाचन करेगी बेटा, प्रोटीन को पचाने का काम करती है। प्रोटीन जो हम दाल खाते हैं, जो मांस अंडा, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, उसको पचाने का कार्य करती है कौन, पेप्सिन। अब श्लेष्मा क्या कार्य करती है, श्लेष्मा एक रक्षक, जैसे सिपाही एक होता है, एक रक्षक के रूप में काम करता है। तो ये एक अमाशय की भित्तियों को, जो अमाशय के अंदर की वॉल है, उसको बचाव का कार्य करती है। किस तरह से बचाव का कार्य करती है, ये अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, जो अमाशय की दीवार है वो जठर ग्रंथियां हैं, को हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है काफी प्रबल अम्ल होता है, जिसकी वजह से अमाशय की भित्तियों में घाव बन सकता है एसिडिटी की वजह से, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को समझिए और हर एक पॉइंट को समझिए ध्यान से। अगर एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे वीडियो बना सके। वीडियो में बने रहिए, आगे हम समझाते हैं कैसे होता है पाचन और डिटेल में। चलिए बेटा आप समझते हैं क्षुधांत्र या छोटी आंत क्षुधांत्र या छोटी आंत के बारे में, उसका क्या कार्य होता है, उसके कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्षुधांत्र या छोटी आंत यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब एक बार इसमें भोजन जाएगा तो वापस आमाशय में नहीं जाएगा, उसको हम कहेंगे अवरोधनी पेशी, उसके द्वारा यह नियंत्रित होती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि जो हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, मीठी चीज खाते हैं, उसका पाचन, प्रोटीन यानी कि दाल प्रोटीन होता है, तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। यानी कि छोटी आंत में 3 सबस्टेंस का, 3 भोजन के अवयव का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का यहाँ पर पाचन होता है। इतना समझ में आ गया। और यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। एक बार भोजन इसमें जाएगा, दोबारा वापस से उसमें से नहीं निकलेगा, वापस नहीं आएगा आमाशय में। यहाँ आमाशय में जाने वाला भोजन अम्लीय होता है। यानी कि यहाँ जब भोजन जाएगा छोटी आंत में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिला हुआ था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने की वजह से भोजन जो होगा कैसा होगा, अम्लीय होगा, जिसको अग्नाशय के एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम बनाना पड़ता है। यानी कि अग्नाशय क्रिया नहीं हो पाएगी यदि अम्लीय होगा, तो उसको क्षारीय माध्यम बनाना पड़ता है। क्षारीय माध्यम बनाने के लिए लीवर से, यानी कि यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। यकृत से क्या स्रावित होगा, पित्तरस। और पित्तरस जो है वो अम्लीय माध्यम को, भोजन के अम्लीय माध्यम को
वो परिवर्तित कर देता है क्षारीय माध्यम में, और इस पर एक्शन होता है अग्न्याशयी रस का, या फिर अम्लीय माध्यम जिसका स्रावित होता है अग्न्याशयी एंजाइम का इस पर कार्य होता है। वसा आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, यानी कि बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में वसा आंत में होती है, बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उस जिस पर एंजाइम का कार्य जो है काफी मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी गोलिकाओं के ऊपर एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है। इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उससे छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। एक पित्त साल्ट होता है, बाइल साल्ट, जो कि लीवर से निकल के आता है यकृत से, उससे बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो एंजाइम के एक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, इमल्सीकरण। यानी कि बड़ी बड़ी गोलिकाओं को पित्त लवण के द्वारा, बड़ी बड़ी वसा की गोलिकाओं को पित्त लवण के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में परिवर्तित कर देना ही इमल्सीकरण कहते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अग्न्याशयी रस के कार्य, यानी कि जो पैंक्रियाज होती है अग्न्याशय, उसका क्या काम होता है, उसके जो अग्न्याशयी रस है यानी कि पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है, इसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। यह इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है यहाँ पर। यानी कि इमल्सीकृत जो वसा होती है, छोटी छोटी गोलिकाएं जो वसा की फैट की होती हैं, उसके एंजाइम, उसके लिए लाइपेज एंजाइम यहाँ पे होता है, और आसानी से छोटी गोलिकाएं जो है यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती हैं, पच जाती हैं। अब आंत्र रस के कार्य, यानी कि जो आंत्र रस का क्या काम है उसके बारे में समझेंगे। इसमें उपस्थित जो एंजाइम होता है अंत में प्रोटीन को बदल देता है अमीनो अम्ल में, तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो आइए वीडियो आगे समझेंगे। वीडियो में चलिए हम समझते हैं छोटी आंत की संरचना। छोटी आंत की कैसी संरचना होती है। पचित भोजन जो होता है वो आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि छोटी आंत की भित्ति के द्वारा उसकी जो वॉल है अंदर का, उससे अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि उससे सोख लिया जाता है। जो अंदर की भित्ति होती है, मान लीजिए छोटी आंत है, छोटी आंत की जो अंदर की भित्ति है, इसकी जो वॉल है, उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है भोजन को। क्षुदांत्र यानी छोटी आंत की आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, अनेक उंगलियों जैसे उंगली जैसे संरचनाएं पाई जाती है उसके आंतरिक स्तर पे। ऐसे उंगली जैसे संरचनाएं होती हैं बेटा, ऐसे छोटी छोटी, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी कि यह पूरा क्षेत्रफल का अवशोषण बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो पची हुए भोजन है वो आसानी से इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। ये जो दीर्घरोम आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, तथा इसका उपयोग ऊर्जा तथा ऊतक के मरम्मत में किया जाता है। ऊतक जो खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उसके मरम्मत में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत, बिना पचा हुआ भोजन, जो पच गया है भोजन वो तो अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बृहदांत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ अधिक संख्या में दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, और अपचित यानी कि अपशिष्ट जो पदार्थ बच जाता है, अपचित भोज्य पदार्थ, वो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आते हैं दांत के प्रकार, यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। मनुष्य के शरीर में दांत जो है वो उनकी संख्या 32 होती है। कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में 32 संख्या होती है। दांतों की संख्या कितनी होगी? 32, जिसमें से कृंतक होते हैं दांत,
रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो श्वसन पे आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।